वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं iQOO Z9s वर्सेस Samsung M35। दोनों ही अंडर 20,000 बहुत बढ़िया कैमरा फ़ोन्स हैं, आगे आपको पता लगेगा। अब फ्रंट कैमरा से अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और एक मेजर डिफरेंस ये है कि Samsung में 4K है बट iQOO में सिर्फ 1080p है, तो वो एक डिफरेंस है फ्रंट कैमरा में। बाकी क्वालिटी कैसी है, लाइट वाइट आपको पता लग जाएगा। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ बैल्कनी में, तो एकदम डार्क से थोड़ा ब्राइट हुआ है तो देखने को पता लगेगा। बट इंटरेस्टिंग टेस्ट ये है कि पीछे थोड़े क्लाउड्स हैं, तो दोनों में से कौन बेटर डिटेल निकाल पा रहा है। ऑडियो दोनों का स्विच होता रहेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कब किसका ऑडियो आ रहा है, तो उस हिसाब से व्लॉगिंग के लिए अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा जज करने में ईजी हो जाएगा। बाकी ये है कुछ डायनामिक रेंज। एंड वापस एक बार अंदर चलते हैं, थोड़ा सा बैक लाइट में देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर काम कर रहा है, बिकॉज ये भी एक एक्सट्रीम टेस्ट है जहाँ पे पता लगेगा कि भाई बैक लाइट में डायनामिक रेंज कौन बढ़िया निकाल रहा है। अब अगर हम अंडर 20,000 बेस्ट कैमरा फ़ोन की बात करते हैं तो अभी तक मेरे लिए Samsung M35 था, बट अब iQOO Z9s भी आ चुका है। तो क्या ये बेटर है Samsung से या Samsung अभी भी बेटर है अंडर 20,000? इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज हम डिटेल में कैमरा कंपेरिजन करने वाले हैं। अब अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूँ तो iQOO में आपको सिर्फ एक कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है, दूसरा डेप्थ सेंसिंग है 2 मेगापिक्सल का, जिसका कुछ पर्पस नहीं है। वही अगर मैं Samsung की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिलता है और एक डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा भी मिलता है, और ये दोनों कैमरास iQOO में मिसिंग है। तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ता है आउटपुट में? देखते हैं। सबसे पहले हम फोटोज़ की बात करते हैं। अब 1x में अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, पहला डिफरेंस मुझे कलर्स में लगा। iQOO की कलर टोन थोड़ी वार्म साइड पे है, वही अगर मैं Samsung की बात करूं वो थोड़ी कूल साइड पे है। मेरा प्रेफरेंस थोड़ा iQOO की तरफ जाएगा, बिकॉज पहली चीज़ iQOO में कलर्स थोड़े पंची हैं एज़ कम्पेयर टू Samsung। प्लस वो जो पंचीनेस है ना कलर्स की, वो मुझे लगता है मेजॉरिटी आप में से लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि वो ऐसी फ़ोटोज़ हैं कि सीधा खींची फ़ोटो और सोशल मीडिया पर डाल दी। बट Samsung में क्या होगा, अगर आप फ़ोटो खींचोगे और स्पेशली आप iQOO से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कलर्स थोड़े फीके हैं और कहीं ना कहीं आपको एडिट करने पड़ेंगे। दूसरा डिफरेंस मुझे लगा डायनामिक रेंज का। अब यहाँ पे iQOO इज परफॉर्मिंग मच बेटर, क्योंकि शैडो में डिटेल बहुत अच्छा रिकवर हो रहा है। अगर आप ये फोटोज़ देखोगे, जैसे ताजमहल वाली हो गई या और भी फोटोज़ हमने ली थी जहाँ पे डार्क एरियाज़ में Samsung उतना बढ़िया डिटेल नहीं दे पा रहा, iQOO बहुत अच्छे से शैडोज़ में डिटेल निकाल पा रहा है, इवन हाईलाइट्स को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। तो ऑल ओवर अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूँ, कहीं ना कहीं iQOO इज परफॉर्मिंग मच बेटर एज कम्पेयर टू Samsung। बट एक जगह जहाँ पे iQOO स्ट्रगल करता है वो है बैकलाइट सिचुएशन, और ये मल्टीपल सिचुएशंस में मैंने देखा जब लाइट पीछे से आ रही है, पीछे ज़्यादा लाइट है, तो iQOO की फ़ोटोज़ थोड़ी सॉफ्ट हो रही हैं, प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं हो रही, डायनामिक रेंज अच्छा नहीं आ रहा, जहाँ पे Samsung बहुत कंसिस्टेंट आउटपुट दे रहा है। तो कंसिस्टेंसी में Samsung अच्छा काम कर रहा है, बट iQOO में अभी आई थिंक नया फ़ोन है तो 1-2 अपडेट्स की ज़रूरत है। और Samsung एक और जगह मुझे इंप्रेसिव लगा, वो है स्काई में। अगर आप कलर्स देखोगे, जब सनसेट हो रहा है, आपको कलर्स अच्छे वाइब्रेंट चाहिए, Samsung हमेशा हाईलाइट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, बट iQOO मोस्टली कई बार वहाँ थोड़ा स्ट्रगल कर जाता है, कई बार ओवर एक्सपोज हो जाता है, कई बार कलर उतने बढ़िया नहीं आ पाते। तो शैडोज़ iQOO अच्छे से रिकवर कर रहा है, बट हाईलाइट्स में आई वुड से Samsung इज डूइंग अ बेटर जॉब। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज iQOO में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं है, Samsung में आपको मिलता है। इसका अगर आपको आउटपुट देखना है तो इसका रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे है, वो आप देख सकते हो, बट यहाँ पे मैं कुछ सैम्पल के लिए आपको फोटोज़ दिखा दूंगा। तो अब हम मूव करते हैं 2x जूम पे। तो दोनों में ही डिजिटल जूम का आपको ऑप्शन मिलता है 2x का। अब यहाँ पे भी मुझे iQOO शार्पर लगा, ज़्यादा डिटेल हैं। Samsung में क्या हो रहा है, सॉफ्ट हो रही हैं, उतना क्लैरिटी नहीं है, उतना शार्पनेस नहीं है, और देखने में आपको फोटो थोड़ी सॉफ्ट लगेंगी एज़ कम्पेयर टू iQOO। दूसरा चीज़, डिटेल iQOO में ज़्यादा है। Samsung अगर हल्की सी भी लाइट कम होगी ना, आई वुड से शाम के 4-5 भी बजेंगे तो Samsung का आउटपुट और सॉफ्ट होता जाएगा, बट iQOO में ऐसा नहीं है। iQOO की डिटेल और क्लैरिटी 2x में काफ़ी अच्छी है। इवन डायनामिक रेंज iQOO Z9s में मुझे Samsung से बेटर लगा। 2x में जब आप फोटोज़ ले रहे हो, कई बार होता है पीछे ब्राइट एरियाज़ हैं, हाईलाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, वहाँ पे Samsung कई बार स्ट्रगल कर जाता है। अब दोनों ही फ़ोन्स में प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, तो उसमें भी हमने कुछ फ़ोटोज़ ली हैं। अब दोनों में ही आपको अच्छी डिटेल मिलती है, क्लैरिटी अच्छा है, बट एक दिक्कत है, वो है Samsung में डायनामिक रेंज का इशू है। HDR बहुत बार एक्टिवेट नहीं होता। आप यहाँ फोटोज़ में देखना, स्काई पूरा वाइट आ रहा है, बट iQOO प्रोसेस अच्छे से कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं Samsung में 1-2 अपडेट्स आने के बाद भी ये इशू अभी भी है।
अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट के कंपैरिजन की, बिकॉज आजकल बहुत लोगों को पोर्ट्रेट्स भी अच्छे चाहिए फ़ोन में। डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया वो है आईक्यू पंची कलर्स दे रहा है। अब होता कि आसपास जब आप पोर्ट्रेट ले रहे हो थोड़े ग्रीन्स रेड्स ये सब कलर्स होंगे, तो आईक्यू ओवरऑल ऐसी प्रोसेस फोटो देता है कि आप सीधा क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल दो। अब अगर आप कंपैरिजन में सैमसंग का आउटपुट देखोगे आपको थोड़ा फीका लगेगा, आपको लगेगा ये तो एडिट करना पड़ेगा, तो आईक्यू का ही बेटर आ रहा है। तो ऑल ओवर प्रोसेसिंग फिनिश्ड जो लुक है वो आईक्यू का ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सैमसंग। बट कलर टोन्स आईक्यू के कई बार थोड़े वार्म साइड पे चले जाते हैं, तो अगर आपको नेचुरल या ओरिजिनल कलर्स चाहिए तो आपको सैमसंग का आउटपुट बेटर लगेगा। बट अगर आपको पंची कलर्स ठीक लगते हैं तो आईक्यू वाला आउटपुट भी शायद आपको पसंद आ जाए। अब एज डिटेक्शन पोर्ट्रेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे अभी तक मुझे लग रहा था सैमसंग बेटर होगा, बट ऐसा नहीं है। आईक्यू में भी कुछ दिक्कतें हैं, बट अगर मैं कंसिडर करूँ इस बजट में, कहीं ना कहीं मुझे आईक्यू का ज़्यादा बेटर एज डिटेक्शन लगा। सैमसंग कहीं जगह पे थोड़ा इधर उधर मिस कर देता है, बट कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो आईक्यू इज़ मोर कंसिस्टेंट एज डिटेक्शन में। बाकी सैमसंग में मैंने एक और चीज़ देखी कि ये बैकलाइट में स्ट्रगल कर रहा था। पोर्ट्रेट मोड तो एक्टिवेट हो रहा है, बट डायनामिक रेंज सैमसंग उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा जब लाइट पीछे से आ रही है, बट आईक्यू वहाँ पे बढ़िया कंट्रोल कर पा रहा है। अब सैमसंग में आपको पोर्ट्रेट मोड में 2x का ऑप्शन नहीं मिलता, आईक्यू में ही आपको सिर्फ वो ऑप्शन मिलेगा। बट आईक्यू का आउटपुट 2x में अच्छा नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एज डिटेक्शन बहुत अजीब सा आपको लगेगा, उतना कुछ खास नहीं है, एंड फोटो सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर अच्छी लाइट में भी शूट कर रहे हो तो भी बढ़िया डिटेल नहीं आएगी। तो 2x का ऑप्शन है आईक्यू में, बट आउटपुट मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। अब अगर मैं सेल्फीज़ के आउटपुट की बात करूं, काफ़ी सिमिलर है। सैमसंग में थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक आता है, आईक्यू में थोड़ा नेचुरल साइड पे आता है। बट मुझे ऑल ओवर जो प्रोसेसिंग और HDR और स्किन टोन है वो कहीं ना कहीं सैमसंग का स्लाइटली बेटर लगा। बाकी दोनों में ही सेल्फी की क्वालिटी अच्छी है। इवन पोर्ट्रेट मोड में आप दोनों से सेल्फी ले सकते हो, दोनों में बढ़िया एज डिटेक्शन और ब्लर इफेक्ट मिल जाता है। अब लास्ट में बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की। तो अगर आप शाम को या रात को फोटो ज़्यादा लेते हो तो आईक्यू का मुझे हाईलाइट कंट्रोल अच्छा लगा। अगर आप ये फोटो देखोगे 0 डिग्री वाला जो बोर्ड है, यहाँ पे आप ध्यान देना है, एक दो और फोटोज में आपको दिखा दूंगा। तो आईक्यू हाईलाइट कंट्रोल अच्छा कर रहा है। इवन शैडोज में जो डिटेल है वो आईक्यू Z9s ज़्यादा बेटर निकाल पा रहा है। सैमसंग में क्या है ना कि कॉन्ट्रास्टी आउटपुट है, तो उस वजह से डार्क एरियाज और डार्क हो जाते हैं, प्लस नॉइज़ भी थोड़ी इजीली दिखती है। तो लो लाइट में ऑल ओवर मुझे आईक्यू बेटर लगा। सैमसंग में सिर्फ एक बेनिफिट है कि आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, तो आप वाइड एंगल में फ़ोटो ले सकते हो। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिज़ाइन करा है जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोस हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है जहां आपको कंपोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग, टिप्स की कैसे आपको कैमरा की सेटिंग्स यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स हैं वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फोटोज ले सकते हो। अब अगर आप वीडियो के हिसाब से इन दोनों में से एक फ़ोन प्लान कर रहे हो, आउटपुट देखते हैं, फिर एंड में मैं कंक्लूजन बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, मुझे सैमसंग का डायनामिक रेंज काफ़ी बेटर लगा। अगर आप चलते हुए वीडियो शूट कर रहे हो, आईक्यू में आपको हल्के जिटर्स दिखेंगे, बट इस बजट में जो सैमसंग स्टेबलाइजेशन दे रहा है वो बहुत इंप्रेसिव है। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड इतना बढ़िया स्टेबलाइजेशन इस रेंज में। बट इसके अलावा मोस्ट ऑफ द चीज़ें मुझे आईक्यू में बेटर लगी वीडियो में, बिकॉज पहली चीज़ आईक्यू की वीडियो ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा डिटेल आपको मिलेगी जब आप कंपेयर करोगे सैमसंग से। प्लस डायनामिक रेंज आईक्यू का कंपेरेटिवली बेटर है, क्योंकि वीडियोज़ में भी आईक्यू शैडोज़ में अच्छी डिटेल निकाल पा रहा है, सैमसंग थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। तो अगर आपको कॉन्ट्रास्टी लुक चाहिए देन सैमसंग इज़ फाइन, बट मेरे हिसाब से आईक्यू, मोस्ट ऑफ द लोगों को आईक्यू का आउटपुट पसंद आएगा। और हमने यहाँ पे एक ये भी टेस्ट किया था कि अगर हम डार्क से ब्राइट या ब्राइट से डार्क एरिया में फ़ोन को मूव करते हैं वीडियो में, तो वहाँ पे एक्सपोजर का जो चेंज है वो आईक्यू में स्लाइटली
फास्टर एज कम्पेयर टू सैमसंग और वो देखने में भी थोड़ा नेचुरल लगता है। तो ऑल ओवर 1x में वीडियो कहीं ना कहीं iQOO आपको बेटर आउटपुट देगा, सैमसंग आपको स्टेबलाइजेशन अच्छा देगा। और सैमसंग में एक बेनिफिट अगेन वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वाली बात है कि सैमसंग में आप अल्ट्रा वाइड में वीडियो शूट कर सकते हो। 1080p में, बट एटलीस्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है जो iQOO में मिसिंग है। अब दोनों में ही आपको 2x जूम का भी ऑप्शन वीडियो में मिल जाता है। iQOO में 4K है, सैमसंग में सिर्फ 1080p है, तो ये भी एक डिफरेंस है। बट अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो ऑब्वियसली iQOO शार्पर है, ज़्यादा बेटर डिटेल है क्योंकि रेजोल्यूशन ज़्यादा है। सैमसंग में आप 2x में जब वीडियो शूट करोगे आपको उतना बढ़िया आउटपुट नहीं मिलेगा जितना iQOO आपको दे सकता है। वहाँ डायनामिक रेंज भी अच्छी है, शार्पनेस भी अच्छी है और iQOO की फुटेज ऐसी है कि आप उसको सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो और इतना क्वालिटी लॉस नहीं दिखेगा। बाकी लास्ट में अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे सैमसंग का हाईलाइट कंट्रोल मुझे अच्छा लगा क्योंकि जब आप लो लाइट में शूट कर रहे हो बहुत जगह होगा कि ब्राइट एरियाज आते हैं फ्रेम में, तो सैमसंग उसको अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। बट अदरवाइज iQOO ऑल ओवर मेरे लिए विनर है लो लाइट में क्योंकि शैडोज़ में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हाईलाइट में तो ठीक है थोड़ा कम मिल रहा है, बट नॉइस कंट्रोल iQOO का अच्छा है। सैमसंग थोड़ा नॉइस आपको देता है प्लस थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। बस सैमसंग में आपको ये बेनिफिट मिलेगा अगेन वही कि आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल जाता है जो iQOO में मिसिंग है। तो एंड में अभी क्वेश्चन आता है कि अगर आप 18,000 20,000 का रेंज लेके चल रहे हो, अगर आप मेरे से आज या कल से पहले पूछते हो सैमसंग M35 में सजेस्ट करता, बट अगर अभी मुझे दोनों में से एक चूज़ करना पड़े तो मेरे लिए iQOO Z9s इज़ अ बेटर ऑप्शन। आप क्या चूज़ करोगे? डू कमेंट एंड लेट मी नो। और कोई कंपेरिजन चाहिए वो भी बता देना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।